हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक और अपना प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं साइंस का, विज्ञान का, जिसमें हम आज टॉप 30 MCQs देखने वाले हैं। जी हाँ, आपको पता है कि MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, तो जाइए और उसको साइंस की आपकी जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए और अपनी स्टडी को हेल्पफुल बनाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनके फोकस दूरी और त्रिज्या में एक रिलेशन होता है। आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, या फिर त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हमें फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? डबल, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वो वक्रता त्रिज्या ही कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट, दो वक्रीय बलों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही कहलाता है, क्योंकि इन दोनों में ही पृष्ठ जो होता है वो गोलीय ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है आँख से दूर बिंदु की दूरी से कम, आँख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर, या आँख से दूर बिंदु की दूरी से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कि आँख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर। आँख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। किस पर बनता है भाई? बहुत ईजी बात है, बहुत ज़्यादा ईजी है। रेटिना पर बनता है, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ओम के नियम का सही सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का सही सूत्र भाई सबको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, V = IR। नेक्स्ट है, देखो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट। 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के हैं। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और धारा का मान बताना है, और ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें धारा जो होगी वो अलग अलग बहेगी, है ना। समांतर क्रम में यानी कि इनकी धारा का मान जो होगा सब में अलग अलग होगा। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और इस पर हो गया 12। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/r। तो देखिए 1/r = क्या हो जाएगा? देखिए 1/r = हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4 + 1/6 और + 1/12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा, तो एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। यहाँ पर हम 12 एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3 आ गया। प्लस 6 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 आ गया। ठीक है, 12 से 1 बार, तो 1 आ गया। तो 3 और 2 5 और 1 6, ऊपर आ गया 6। 6 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 1/r बराबर आ गया 1/2। तो r बराबर कितना आ गया? r बराबर आ गया 2। कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? 7th। तो इसके बाद हमें ज्ञात करना है इसका धारा। ठीक है, तो धारा ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं I = होता है V/r। तो देखिए ये हो गया 22 और बटे में 2, तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है, और धारा का मान आपको पता है एम्पियर में होता है। किस में होता है? एम्पियर में होता है। लेकिन यहाँ तो एम्पियर में कुछ है ही नहीं, यहाँ तो वोल्ट में दे रखा है बल्कि, और बीच में एक ओम डाल दिया फिर वोल्ट डाल दिया है, तो ये मिसप्रिंट है। इसका आंसर हो जाएगा 11 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दें तो उसका नया जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान से समझना है कि देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R' = होता है N²R। ठीक है, यानी कि R हो गया पुराना प्रतिरोध और ये हो गया नया प्रतिरोध। तो N जो होता है वो होता है कितने गुना खींचा है, मतलब 2 गुना खींचा है। 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, लेकिन न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्थिर विद्युत आवेश से, केवल विद्युत धारा से, केवल दंड चुंबक से, दंड चुंबक तथा वैद्युत धारा दोनों से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा कि दंड चुंबक तथा वैद्युत धारा दोनों से ही चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी यदि उसकी दिशा प्रत्येक 0.01 सेकंड के बाद परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है किसकी आवृत्ति के बारे में बताना है। तो याद रखिएगा सिंपल आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला n = होता है 1/t। तो t की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.01, पॉइंट हटेगा 1 2, ऊपर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है, 2 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, तो एक बार चेक कर लेंगे बाद में कि n = यहाँ पर 100 हटा जाएगा और वो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। बाकी n = 1/t ही होता है, बहुत ईजी है फॉर्मूला। ओके, इसके बाद देखते हैं जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन प्रक्रिया है और जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का गैस का मोलर अनुपात होता है। तो गैस का जो मोलर अनुपात होता है, बहुत ही पुराना ये क्वेश्चन है, इन दोनों का मोलर अनुपात होता है 2:1। कितना होता है, 2:1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण होगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, देखो मैंने आपको पहले भी MCQ में बताया था कि अगर यहाँ पर 4 आ गया तो पावर में भी 4 ढूंढो, तो ये 10⁻⁴ आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो याद रखिएगा कि जो जस्ता होता है वो तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। देखो क्या क्या नहीं होता उसमें, ये बोला गया है ना। कभी कभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, कभी कभी हम देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं है। देखो एकल, सबसे पहली बात तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड ही होता है। चतुष्फलकीय आबंध हो गया है ना, उसके अंदर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड्स आ जाएंगे। सी आबंध कौन हो गया, इनकी जब सिंगल आ गया तो डबल वाला कौन सा है, सी है ना, ये सी डबल बॉन्ड, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए वैसे तो ये आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है, फिर भी अगर हम करना चाहें तो इसका जो आंसर होगा वो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये हो जाएगा। फिर है खाना पकाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है। भाई खाना पका रहे हो और बर्तन की जो तली वो बाहर से काली हो रही है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा, ईंधन जो है हमारा पूरी तरह नहीं जल रहा, अच्छी तरीके से गैस आपकी नहीं जल रही है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें चांदी के ऊपर काली एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाता है। भाई बहुत ज़्यादा इजी है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे 18 का, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका ऑप्शन नंबर आप कमेंट में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कौन कर लेती है, सोडियम कर लेती है। कौन, सोडियम कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं एंजियोस्पर्म्स में निषेचनोपरांत बीज कवक किससे बनता है। इसका आंसर हो जाएगा अध्यावरण से। फिर है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। तो लैमार्कवाद का जो मूल सिद्धांत है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन अलवणीय जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच परास क्या है। तो सबसे अधिक सहायक जो पीएच परास है वो है 6.5 से 7.5। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो ऊर्जा ग्रह प्रचलित रूप से क्या कहलाता है। तो 23 का आपका ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं इसको। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, देखो सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शरीर के संतुलन के लिए होता है। तो उपयुक्त सभी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीवाश्म ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। मेन तो भाई यही है ना जीवाश्म का। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, लीशमैनिया में या उपयुक्त सभी में। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रा में पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा का जनन तंत्र नहीं है। देखो मादा के जनन तंत्र में अंडाशय होता है क्या, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिनी होती है या डिंब वाहिनी नली होती है। तो हम याद रखेंगे नहीं है बताना है हमें, यानी कि बाकी सारे मेल में होते होंगे, ठीक है। तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि उसमें कौन सा मानव में मादा का जनन तंत्र नहीं है। तो शुक्रवाहिनी जो है वो जनन तंत्र में नहीं आता है, ठीक है, बाकी सब आता है। नेक्स्ट 28 को देखते हैं ऊर्जा के निम्न रूपों में से किसी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं पारितंत्रण के शाखान्वित आहार संबंध क्या कहलाते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, आहार जाल कहलाते हैं। नेक्स्ट है जल संग्रहण एक प्रक्रिया है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये है
वर्षा जल का संग्रहण। किससे? वर्षा जल के संग्रहण से। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 30 एमसीक्यूज। आई होप आपको अच्छे लगे हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।